इवनिंग जी, वेलकम टू दी क्लासेस ऑफ केमिकल काइनेटिक्स। ठीक है, लास्ट क्लास के अंदर हम क्या पढ़ रहे थे? मॉलिक्युलैरिटी डिस्कस कर रहे थे। ठीक है, अब आप हेडिंग डालिए डिफरेंस बिटवीन ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन एंड मॉलिक्युलैरिटी। डिफरेंस बिटवीन ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन एंड मॉलिक्युलैरिटी। दो कॉलम की टेबल बना लो आप। डिफरेंस बिटवीन ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन एंड मॉलिक्युलैरिटी, दो कॉलम की टेबल बनाओ आप। पहले कॉलम पे आप लिख लो ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, दूसरे कॉलम पे आप लिखो मॉलिक्युलैरिटी। जल्दी से इसे लिख के इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन स्टार्ट करेंगे। लिखो ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन के अंदर लिखो इट इज़ द सम ऑफ द कंसंट्रेशन टर्म्स। थोड़ा जल्दी लिखना। इट इज़ द सम ऑफ द कंसंट्रेशन टर्म्स ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन के अंदर। इट इज़ द सम ऑफ द कंसंट्रेशन टर्म्स ऑन विच द रेट ऑफ रिएक्शन actually depends, on which the rate of the reaction actually depends. It is the sum of the concentration terms on which the rate of reaction actually depends, or it is the sum of the exponents, or it is the sum of the exponents of the molar concentrations, or it is the sum of the exponents of molar concentrations in the rate law equation. It is the sum of the molar concentration, it is the sum of the exponents of the molar concentration. लग तो नहीं रहा। It is the sum of the concentration terms on which the rate of the reaction actually depends, or it is the sum of the exponents of the molar concentrations in the rate law equations. Second लिखो, इसी में ही second लिख लो। It need not to be a whole number. It need not to be a whole number. It need not to be a whole number. That is, it can be fractional. It can be fractional as well as zero. That is, it can be fractional as well as zero. Third point लिखो, it can be determined experimentally. It can be determined experimentally only. It can be determined experimentally only and cannot be calculated. It can be determined experimentally only and cannot be calculated. It can be determined experimentally and cannot be calculated. Fourth लिखो, order is applicable to elementary as well as complex reaction, है ना। ये एक नया पॉइंट आ गया आपके लिए। जो ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन होता है ना, वो एलिमेंट्री रिएक्शंस के लिए एप्लीकेबल है, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए कोई मतलब नहीं बनता। बट हाँ, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के अगर आप इंडिविजुअल स्टेप्स के बारे में बात करो तो उसमें से एक आपका ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन हो जाएगा। ऑर्डर इज एप्लीकेबल टू एलिमेंट्री, क्या लिखवाया मैंने आपको? अच्छा, सही तो लिखवा रहा था। ऑर्डर इज एप्लीकेबल टू एलिमेंट्री एज वेल एज कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। फिफ्थ पॉइंट लिखो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के अंदर, even the order of a simple reaction may not be equal to the number of molecules of the reactants. Even the order of a simple reaction may not be equal to the number of molecules of the reactants. Even the order of a simple reaction may not be equal to the number of molecules of the reactants as seen from the balanced equation. Even the order of a simple reaction may not be equal to the number of molecules of the reactants as seen from the balanced equation. ये इस लाइन का क्या मतलब है? देखो, अगर आप सिंपल से सिंपल रिएक्शन लो, एलिमेंट्री रिएक्शन लो, ज़रूरी नहीं है कि जो ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन होगी उस सिंपल रिएक्शन के अंदर कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट पे डिपेंड करेगी।
ऐसा भी होता है जीरो ऑर्डर रिएक्शन के अंदर, यही तो होता है भाई। कहने को तो रिएक्शन हो रही होती है बट जीरो ऑर्डर रिएक्शन होती है, यानी कि रेट ऑफ रिएक्शन कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की किसी पावर पर डिपेंड ही नहीं कर रही, ये पॉइंट है। तो ये सारे सिंपल पॉइंट्स थे, ओवरऑल मैंने बता ही रखे थे। अब आ जाओ मॉलिक्यूलैरिटी ऑफ अ रिएक्शन पर। मॉलिक्यूलैरिटी ऑफ अ रिएक्शन के अंदर मैंने ओवरऑल आइडिया आपको दे दिया था। मॉलिक्यूलैरिटी ऑफ अ रिएक्शन के अंदर क्या होता है, किसी रिएक्शन के अंदर कितने रिएक्टेंट्स आपस में कोलाइड कर रहे हैं, वो मॉलिक्यूलैरिटी ऑफ अ रिएक्शन होती है। कितने रिएक्टेंट रिएक्ट कर रहे हैं, कोलाइड कर रहे हैं, वो मॉलिक्यूलैरिटी ऑफ अ रिएक्शन होती है। अगर एक रिएक्टेंट है यूनिमॉलिक्यूलर, दो रिएक्टेंट है बायोमॉलिक्यूलर, तीन है तो टर्मोलिक्यूलर। तो इसमें आप लिख लो मॉलिक्यूलैरिटी ऑफ अ रिएक्शन के अंदर इट इज़ द नंबर ऑफ एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल्स दैट मस्ट कोलाइड विद वन अनदर। It is the number of atoms, ions or molecules that must collide with one another simultaneously. It is the number of atoms, ions or molecules that must collide with one another simultaneously. That must collide with one another simultaneously so as to result into chemical reaction. ठीक है ना, ऑर्डर है so as to result into a chemical reaction. So as to result into a chemical reaction. देखो जी ऐसी बात होती है, जो मॉलिक्यूलैरिटी होती है ना वो जीरो नहीं हो सकती। बस ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन जीरो भी हो सकती है, माइनस में भी हो सकती है, प्लस में भी हो सकती है, फ्रैक्शन में भी हो सकती है। मॉलिक्यूलैरिटी जीरो नहीं हो सकती, माइनस नहीं हो सकती, फ्रैक्शन में भी नहीं हो सकती। लिख लो आप मॉलिक्यूलैरिटी के अंदर आपने क्या लिखा है, सेकेंड पॉइंट लिखेंगे आप, इट इज़ ऑलवेज अ होल नंबर। सेकेंड पॉइंट लिख लिया है, इट इज़ ऑलवेज अ होल नंबर। इट कैन नॉट बी जीरो और फ्रैक्शनल, इट कैन नॉट बी जीरो और फ्रैक्शनल। ठीक है जी। थर्ड पॉइंट लिखो, इट कैन बी कैलकुलेटेड बाय simply adding the molecules of the slowest step. It can be calculated by simply adding the molecules of the slowest step. देखो जी सिंगल स्टेप रिएक्शन के अंदर अगर आप ऐसी रिएक्शन पिक कर लोगे जो सिंगल स्टेप रिएक्शन है वो तो जीरो, वो तो वैसे ही स्लो होगी। अगर एक से ज़्यादा स्टेप्स है तो आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कौन सा स्टेप आपका स्लो है, तो आप मॉलिक्यूलैरिटी और ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन आइडेंटिफाई कर पाओगे। वो पॉइंट वो लिखवा दिया मैंने आपको। आगे लिखो आप इसके अंदर फोर्थ पॉइंट, मॉलिक्यूलैरिटी इज एप्लीकेबल ओनली टू एलिमेंट्री रिएक्शंस। 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 क्या होती है एलिमेंट्री रिएक्शंस बाय द वे, अगर मैं ऐसे ही आप लोगों से पूछ लूँ एज अ रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू, क्या होती है एलिमेंट्री रिएक्शंस? जो सिंगल ऐसी रिएक्शन जो एक ही स्टेप में होती है, सिंगल स्टेप रिएक्शंस आर नोन एज एलिमेंट्री रिएक्शंस। तो आप इसके अंदर लिख रहे थे मॉलिक्यूलैरिटी इज एप्लीकेबल ओनली टू एलिमेंट्री रिएक्शंस। द ओवरऑल मॉलिक्यूलैरिटी ऑफ अ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, द overall molecularity of a complex reaction, the overall molecularity of a complex reaction has no significance। बोला था ना मैंने, पूरी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की मॉलिक्यूलैरिटी अगर आप निकालने की सोचोगे तो उसका कोई मतलब ही नहीं है, कोई मतलब ही नहीं बनता है, क्योंकि कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में आप समझ ही नहीं पाओगे कौन से रिएक्टेंट्स कौन से मॉलिक्यूल्स आपस में कोलाइड कर रहे हैं। Molecularity is applicable only to elementary reactions. The overall molecularity of a complex reaction has no significance. It is only the slowest step. It is only the slowest step. It is only a slowest step. It is only a slowest step whose molecularity has significance. It is only a slowest step whose molecularity has significance. It is only the slowest step whose molecularity has significance for the overall reaction. It is only the slowest step whose molecularity has significance for the overall reaction. Molecularity has significance
मॉलिकुलैरिटी हैज सिग्निफिकेंस फॉर द ओवरऑल रिएक्शन, सॉरी क्या लिखवाया मैंने आपको अभी, इट इज़ ओनली द स्लोएस्ट स्टेप whose molecularity has significance for the overall reaction. Molecularity of the slowest step, देखो मैं दोबारा बोल रहा हूँ, molecularity is applicable only to elementary reactions. The overall molecularity of a complex reaction has no significance. It is only the slowest step whose molecularity has significance for the overall reaction. Molecularity of the slowest step is the same. Molecularity of the slowest step is the same as the overall order of the reaction. Molecularity of the slowest step is the same as the overall order of reaction. Is the same as the overall order of the reaction. और लास्ट पॉइंट लिख लो आप, फॉर सिंपल रिएक्शंस, लास्ट पॉइंट लिख लो आप, फॉर सिंपल रिएक्शंस द मॉलिकुलैरिटी, for simple reactions the molecularity can usually be obtained for simple reactions the molecularity can usually be obtained from the stoichiometry of the equation. For simple reactions the molecularity can usually be obtained from the stoichiometry of the equation. ठीक है जी, इस लास्ट पॉइंट के अंदर आपको क्या लिखवाया है, सिंपल रिएक्शंस की बात करूं मैं, सिंगल रिएक्शंस की बात करूं, जो जितने भी मॉलिक्यूल्स आपको नजर आएंगे वो उसकी मॉलिकुलैरिटी हो जाती है। ठीक है जी, हाँ जी, नेक्स्ट हेडिंग, राइट डाउन द हेडिंग इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। ये अभी आपको थोड़ी देर पहले जो लिखवाया गया है वो डिफरेंसेस है, जिसमें से आपने पॉइंट्स लगभग सभी पढ़ रखे हैं, एक दो नहीं देखे थे पॉइंट्स। अब आप हेडिंग डालो इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन, और ये एक अच्छा टॉपिक है, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। और इसके अंदर बेसिकली हम क्या करेंगे, इसके अंदर बेसिकली हम क्या करेंगे, रिलेशन डिराइव करेंगे, किसका, रेट कांस्टेंट का, जीरो ऑर्डर के लिए, फर्स्ट ऑर्डर के लिए, बस सीबीएसई में जीरो ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर ही देखना है। तो मान लो आपके सामने कोई रिएक्शन है जिसके अंदर रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू के, दैट इज रेट कांस्टेंट, और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन रेज़ टू द पावर एन, एन इज द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। अगर मैं जीरो ऑर्डर के बारे में बात करूं, अगर मैं जीरो ऑर्डर के बारे में बात करूं, केस वन, अगर मैं जीरो ऑर्डर के बारे में बात करूं, मतलब केस वन के बारे में बात करूं, ठीक है, तो रेट ऑफ रिएक्शन जो होगी वो किसके इक्वल है, के, रिएक्टेंट की पावर एन, एन को आपने जीरो रख देना है, एन को आपने जीरो रख देना। एक बात बताना, चलो इसको और अच्छा करते हैं, रुको, यहाँ रिएक्शन लिख रहा हूँ, मान लो कोई रिएक्शन है आपके सामने R2P, सही है, ऐसी एक हाइपोथेटिकल रिएक्शन आपके सामने रख ली है। तो अगर आप इस रिएक्शन की, इस हाइपोथेटिकल रिएक्शंस की रेट का रिलेशन निकालो, तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन घट रही है -dR/dt, सही है, और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ रही है +dP/dt, सही है। ये आया समझ में आपको, ये आपको समझ में आया, ठीक है। अब आपके सामने मैंने एक रिएक्शन रखी जिसकी ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन जीरो है, ठीक है, तो n की वैल्यू जीरो हो जाएगी, R इज द रेट ऑफ द रिएक्शन। अगर मैं रिएक्टेंट की टर्म्स में लिखूं तो ये होगी, तो -dR/dt विच इज इक्वल टू K, और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, और n की पावर क्या करना है, सॉरी n की वैल्यू क्या रखनी है, जीरो। ये समझ आया। ये जो आपके सामने मैंने रिलेशन अभी लिखा है ना, इसे बोलते हैं डिफरेंशियल रेट लॉ, क्योंकि इसमें डिफरेंशियल वाली टर्म इन्वॉल्व हो रही है, ठीक है। इसको बोलते हैं, भाई ये तो आपका रेट लॉ ही है, अरे ये जो आपके सामने लिखा हुआ है ये क्या है, ये रेट लॉ ही तो है। बस मैंने क्या करा, R की जगह -dR/dt रख दिया, तो अब ये क्या हो गया, डिफरेंशियल रेट लॉ हो गया, ठीक है। ध्यान रखना, एक नंबर का क्वेश्चन बन सकता है, डिफरेंशियल रेट लॉ, एक नंबर का क्वेश्चन बन सकता है, डिफरेंशियल रेट लॉ, ठीक है जी। अब देखो R की वैल्यू तो जीरो है, मतलब 1 -dR/dt
विच इज इक्वल टू के। इतना क्लियर है? मैं अब कुछ नहीं कर रहा हूं, डी टी को उधर शिफ्ट कर रहा हूं, माइनस डी आर इज इक्वल टू के डी टी। सही है? इतना माइनस को भी उधर शिफ्ट कर रहा हूं, डी आर इज इक्वल टू माइनस के डी टी। ध्यान रखना, स्मॉल टी इज टेम्परेचर, सॉरी स्मॉल टी इज टाइम, कैपिटल टी इज टेम्परेचर। ठीक है जी, इतना समझ में आ गया? मैं उस रिएक्शन को फिर से पिक कर रहा हूं, मैं उस रिएक्शन को, जो मेरी रिएक्शन है R2P, मैं उसको फिर से पिक कर रहा हूं। जब मेरी रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई, यानी कि जब टाइम मेरा 0 था, तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन थी R0। सही है? टाइम T के बाद, कुछ टाइम बाद जो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन हो गई वो RT हो गई। ठीक है? R0 क्या है? R0 क्या है? इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, इनिशियल concentration of the reactant, initial concentration of the reactant। ठीक है? और RT क्या है? RT क्या है? concentration of the reactant, concentration of the reactant at time t। सही है? इतना समझ में आ गया? पक्का? अब मैं इसे इंटीग्रेट करूंगा। ठीक है? इसका एक और वर्जन लिखो आप इसी का ही। फिर से आपने ले ली रिएक्शन, यही हाइपोथेटिकल रिएक्शन आपने फिर से ले ली। एट टाइम t, मतलब इनिशियल टाइम, एट टाइम t इज इक्वल टू 0, मतलब अभी रिएक्शन स्टार्ट कर रहे हैं, तो इसकी इनिशियल कंसंट्रेशन में A बोल देता हूँ, A बोल दो, A0 बोल दो, A0 बोल देते। चलो, यहाँ भी कुछ भी नहीं बना। ठीक है जी? एट टाइम T, आफ्टर टाइम T इसमें से X डिकम्पोज कर गया, तो इधर कितना बचा? X बचा। सही है? तो इधर क्या बचा? A0 माइनस X, और इधर क्या बचा? X। तो मैं कह सकता हूँ कि ये जो मेरा R0 था इज बेसिकली इक्वल टू A0, और ये जो मेरा RT था, ये जो मेरा RT था इज बेसिकली इक्वल टू A0 माइनस X। इतना आया समझ में? अब मैं इसे इंटीग्रेट कर रहा हूं ऑन इंटीग्रेशन। किसको? इसको, हाँ इसको, ऑन इंटीग्रेशन। के तो आपका कांस्टेंट है, रेट कांस्टेंट है, कांस्टेंट तो इंटीग्रेशन में जाएगा नहीं, वो तो इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा। सही है? इनिशियली टाइम क्या था? 0, बाद में क्या हो गया? T। इनिशियल कंसंट्रेशन क्या थी? R0, बाद में क्या हो गया? RT। इतना समझ आया? जब आप इसका इंटीग्रेशन करोगे तो आपको मिल जाएगा R, इनिशियल लिमिट, फाइनल लिमिट, माइनस के। जब आप इसे इंटीग्रेट करोगे आपको T मिल जाएगा, इनिशियल टाइम, फाइनल टाइम। लिमिट्स अप्लाई कर दो, RT माइनस R0 इज इक्वल टू माइनस के T माइनस 0। अब कुछ भी नहीं बचा क्वेश्चन के अंदर, बस आपने सिंप्लीफाई करना है। माइनस इधर ले जाओ तो R0 माइनस RT हो जाएगा, R0 माइनस RT। इतना सही है? इस T को नीचे ले जाओ, ठीक है जी? ये आपका अभी एक रिलेशन आया है, इसका दूसरा वर्जन भी है बट बोर्ड में जगह नहीं है, तो पहले अब इसे कॉपी करना, फिर आगे बताता हूँ। ये आपका रेट कांस्टेंट का फॉर्मूला आ गया। किसके लिए? ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए। तो अगर आपको ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड करनी है तो ये वाला फॉर्मूला यूज़ होता है। और ये जो मेथड आपके सामने यूज़ हुआ है इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन है बेसिकली। मतलब आपने एक इक्वेशन बनाई है इंटीग्रेट करके, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। ठीक है जी? ये ज़ीरो ऑर्डर के लिए अभी और भी बातें बतानी है, पहले आप इसे कॉपी करो। हाँ जी, कुछ आया समझ में? ये क्लियर हो गया? ये फॉर्मूला आपने याद रखना है। अब देखो इसी को यूज़ कर रहा हूँ। इसी फॉर्मूले को फिर से पिक कर रहा हूँ। R0
मतलब इनिशियल कंसंट्रेशन माइनस आर टी, मतलब कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट एट टाइम टी डिवाइडेड बाय टाइम इज इक्वल टू के। ठीक है, अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा कि आर नॉट किसके इक्वल होता है, ए नॉट के, है ना, अरे बोलो, और आर टी किसके इक्वल होता है, ए नॉट माइनस एक्स, पुट कर दो, तो ए नॉट माइनस ए नॉट प्लस एक्स, ये समझ में आया कि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, डिवाइडेड बाय टी इज इक्वल टू के। तो आपका रिलेशन आ गया है x बाय टी इज इक्वल टू के, या आप ऐसे भी कह सकते हो x इज इक्वल टू के टी। तो चाहे आप ये वाला फॉर्मूला यूज़ कर लो, चाहे आप ये वाला फॉर्मूला यूज़ कर लो, दोनों साथ सेम ही आ गए। बस यहाँ पे x है, x क्या बता रहा है, कितना अमाउंट कंज्यूम हो गया ड्यूरिंग द रिएक्शन, और यहाँ पे क्या बता रहा है आपको कि स्टार्टिंग कंसंट्रेशन क्या थी, कंज्यूम होने के बाद जो कंसंट्रेशन आई वो क्या थी। आया समझ में। नेक्स्ट हेडिंग है इसी में ही हाफ लाइफ टाइम और हाफ लाइफ पीरियड। ठीक है जी, नेक्स्ट हेडिंग है इसी के अंदर ही हाफ लाइफ टाइम, हाफ लाइफ टाइम एंड हाफ लाइफ पीरियड, एंड ओ सॉरी एंड नहीं, और या तो हाफ लाइफ टाइम बोल लो या हाफ लाइफ पीरियड बोल लो, जो मन करे आपका वो बोल लो। हाफ लाइफ पीरियड, ठीक है। क्या होता है हाफ लाइफ टाइम या हाफ लाइफ पीरियड, क्या होता है, जब रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन एट टाइम टी इनिशियल कंसंट्रेशन की हाफ हो जाती है। ठीक है, इसमें लिख लो आप डेफिनेशन, द टाइम एट विच, हेडिंग डालो, अच्छा ये लिखा नहीं, अच्छा पहले कॉपी कर लो, पहले कॉपी करो, द टाइम टी हाफ एट विच, द टाइम एट विच the concentration of the reactant at time t, the concentration of the reactant at time t becomes equal to the half of the initial concentration, half of the initial concentration। ठीक है जी। तो टी हाफ बेसिकली होता क्या है, जब रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन इनिशियल कंसंट्रेशन की हाफ हो जाती है। जिस टाइम पे रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन इनिशियल कंसंट्रेशन की हाफ हो जाती है उसे हम बोलते हैं हाफ लाइफ टाइम या हाफ लाइफ पीरियड। जैसे अब इसी फॉर्मूले को पिक कर लो, ठीक है, आर नॉट में तो कोई चेंज नहीं आएगा, बट जो आपका आर टी हो जाएगा ना वो किसके बराबर हो जाएगा, आर नॉट बाई 2 के बराबर हो जाएगा। उठा के पुट, और टी जो होगा आपका टी, वो आपका टी हाफ हो जाएगा। ठीक है, उठा के पुट कर दो ऊपर ही। तो आर नॉट में मैंने कोई चेंज नहीं लाया, आर टी की जगह आपने क्या रखना है, आर नॉट बाई 2 डिवाइडेड बाय टी की जगह रख देना आपने टी हाफ, विच इज इक्वल टू के। थोड़ा सा रीअरेंजमेंट करना है, थोड़ा सा रीअरेंजमेंट करना है। देखो आप रीअरेंजमेंट, पहले तो ऊपर लिख देते हैं आर नॉट बाई 2, पहले तो यही आ जाएगा। ठीक है, इस के को नीचे कर देता हूँ, टी हाफ ऊपर कर देता हूँ, तो के इज इक्वल टू टी हाफ, ये आ गया रिलेशन। ठीक है, अच्छा एक और चीज़ सुनो, मैं फिर से हाइपोथेटिकल रिएक्शन आपके आगे रख रहा हूँ। आर से गए पी, ज़रा ये ध्यान से देखना, इनिशियल कंसंट्रेशन क्या थी, ए नॉट, इधर कुछ भी डिकम्पोज नहीं हुआ। मैंने बाद में क्या बोला था, एक्स डिकम्पोज हो गया, यहाँ पे एक्स बन गया, तो ये क्या हो जाएगा, ए नॉट एक्स, यहाँ क्या हो जाएगा एक्स। ऐसा ही देखा था हमने कुछ, टाइम टी इज इक्वल टू 0 और एट टाइम टी, है ना। अब बात करते हैं हाफ लाइफ।
हाफ लाइफ के अंदर क्या होता है कि रिएक्टेंट की जो कंसंट्रेशन होती है वो इनिशियल कंसंट्रेशन के हाफ हो जाती है। मैं ऐसी भी तो कह सकता हूँ कि इसमें से जो x आपका डिकम्पोज करेगा वो इनिशियल के हाफ डिकम्पोज करेगा, है ना। यानी कि जो x की वैल्यू होगी वो किसके इक्वल हो जाएगी, a0/2 के इक्वल हो जाएगी। जरा पुट करना है यहाँ पे लिख देता हूँ एट t हाफ, इसका मतलब है हाफ लाइफ टाइम। तो ये हो जाएगा आपका a0 माइनस a0/2 और इधर भी क्या हो जाएगा a0/2, है ना। ये प्रोडक्ट साइड है, ये रिएक्टेंट साइड है, तो क्या आ गया, है ना। ये आपका रिएक्टेंट साइड है, ये आपका प्रोडक्ट साइड है। इसका रिलेशन ये रहा x इज इक्वल टू KT। बस x की जगह आपने क्या पुट करना है भाई, आपने x की वैल्यू डिफाइन कर लिया ना a0/2, x की जगह x की जगह a0/2 पुट करो। तो पहले तो फॉर्मूला लिख रहा हूँ x इज इक्वल टू KT, x क्या हो जाएगा a0/2 इज इक्वल टू t हाफ। अब t हाफ हो जाएगा ना जब आपने x की वैल्यू पुट कर दी, तो t हाफ इज इक्वल टू a0/2 के। तो एक बात बताओ, इसमें और इसमें कोई डिफरेंस थोड़ी ना है, क्योंकि थोड़ी देर पहले लिखवाया था R0 किसके बराबर होता है, a0 के बराबर होता है। कोई डिफरेंस नहीं है। आया समझ में कुछ? कॉपी नेक्स्ट हेडिंग डालो आप, प्लॉट्स। इसमें आप डालो हेडिंग्स सम इम्पॉर्टेंट प्लॉट्स, ऐसे लिख लो, सम इम्पॉर्टेंट प्लॉट्स इन जीरो ऑर्डर रिएक्शंस। ये ज़्यादा बेटर हेडिंग है, सम इम्पॉर्टेंट प्लॉट्स इन जीरो ऑर्डर रिएक्शन। जीरो ऑर्डर रिएक्शंस के अंदर हम कुछ प्लॉट्स बनाना सीखेंगे। प्लॉट्स मीन्स ग्राफ बनाना सीखेंगे। देखते हैं आप बना पाएंगे नहीं बना पाएंगे। पहला ग्राफ बनाओ आप, RT वर्सेस T। RT वर्सेस T पहला प्लॉट है ये आपका। प्लॉट मतलब ग्राफ। पहला ग्राफ आपने बनाना है RT वर्सेस T। RT वर्सेस T ट्राई करो। पहले तो इक्वेशन ढूंढो ना, कौन सी इक्वेशन यूज करोगे प्लॉट बनाने के लिए। पहले तो इक्वेशन ढूंढनी पड़ेगी आपको। अभी सीखी है एक इक्वेशन, सीखी है R0 माइनस RT/T इज इक्वल टू K। सीखा है ना, चलो इसी को यूज करते हैं। इक्वेशन है हमारी R0, पहले सीख लो आप। एक प्लॉट बनाना सीख लो, अगर एक बनाना आ गया तो बाकी बनाने आ जाएंगे। सबसे पहले क्या करना होता है, आपने इक्वेशन को ढूंढना होता है, किस इक्वेशन को यूज करके मैं ये वाला प्लॉट बनाऊंगा। इक्वेशन है हमारी R0 माइनस RT/T इज इक्वल टू K। इसको थोड़ा सा रीअरेंज करो, R0 माइनस RT इज इक्वल टू KT। और आपने रीअरेंज इस तरीके से करना है जैसे कि यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में RT है, तो यहाँ पे भी लेफ्ट हैंड साइड में RT आ जाना चाहिए। तो अगर मैं इस RT को इधर शिफ्ट कर दूं तो R0 माइनस KT हो जाएगा और इधर क्या हो जाएगा RT। ठीक है, रिवर्स कर दो थोड़ा, फॉर द सेक ऑफ द सिंप्लिसिटी, चीज़ें थोड़ा अच्छा क्लियर हो हमें। मिल गई इक्वेशन। देखो RT उधर भी लेफ्ट में है, ये आपका y एक्सिस होता है, वो आपका x एक्सिस होता है। y एक्सिस और ये आपका होता है x एक्सिस। ठीक है जी, इतना समझ में आ गया। अब मैंने आइडेंटिफाई कर दिया। लेफ्ट में आप रखोगे y एक्सिस को, लेफ्ट में आप रखोगे y एक्सिस को, और राइट नीचे रखोगे आप x एक्सिस। पर यहाँ पे y और x थोड़ी ना लिखोगे आप। लेफ्ट में क्या है RT, राइट में क्या है स्मॉल t। तो यहाँ पे मैंने रखा RT, यहाँ पे रखा मैंने t। इक्वेशन आपकी बनके तैयार हो चुकी है। इसको पहले इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं जरा। RT इज इक्वल टू माइनस KT प्लस R0। अब आपने इस इक्वेशन को कंपेयर करना है y इज इक्वल टू mx प्लस c से। लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन से कंपेयर करना है। इक्वेशन ऑफ लाइन से कंपेयर करना है आपने। ये आपका y, ठीक है, ये आपका y हो गया। c क्या हो गया, इंटरसेप्ट R0, यहां लिख रहा हूं c इज इक्वल टू R0। ठीक है जी, t तो आपका यहां पर है, स्लोप क्या हो गया माइनस k।
m आपका हो गया माइनस के, नेगेटिव स्लोप है, प्लॉट ऐसे जाएगा या ऐसे जाएगा, डाउनवर्ड जाएगा नेगेटिव स्लोप में, और इंटरसेप्ट ये रहा, जो ये इंटरसेप्ट होता है वाई एक्सिस पे कट करेगा, ये जो इंटरसेप्ट होता है वाई एक्सिस पे कट करेगा, इस वाली एक्सिस पे कट करेगा, ये कट करा दो या ऐसे पहुंचा दो नीचे, ये आपका क्या हो गया आर नॉट, ठीक है जी, और स्लोप आपका आ चुका माइनस के, नेगेटिव था इसलिए नीचे गया, ठीक है। एक और प्लॉट सीखो जरा, एक और प्लॉट सीखो, रेट ऑफ रिएक्शन, इधर लिख रहा हूँ सेकंड प्लॉट, रेट ऑफ रिएक्शन मतलब इसको स्मॉल आर भी कह सकते हो आप, बट फिलहाल अभी समझने के लिए मैं इतना बड़ा लिख रहा हूँ, रेट ऑफ रिएक्शन स्मॉल आर वर्सेस कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। तो सबसे पहला स्टेप ही यही होगा कि हमें इक्वेशन ढूंढनी पड़ेगी कि किस इक्वेशन को यूज, किस इक्वेशन को यूज करके आप, किस इक्वेशन को यूज करके आप ये वाला प्लॉट ड्रॉ करोगे। तो जीरो ऑर्डर के लिए आप ये वाला इक्वेशन यूज करोगे, R इज इक्वल टू के कंसंट्रेशन, इसको स्मॉल r करो ताकि थोड़ा और अच्छा समझना, वरना कंफ्यूज ही रहोगे कि सर ये वाला R ये वाला R कौन सा है, ये वाला R रेट ऑफ द रिएक्शन, ये वाला R रिएक्टेंट जीरो, यही तो था, ये रेट लॉ लिखा है मैंने आपके आगे, ये मैंने आपके आगे रेट लॉ लिखा है, रेट लॉ, बस खत्म हो गया क्वेश्चन। कंपेयर कर लो उसको y इज इक्वल टू mx प्लस सी से, y क्या है यहाँ पे स्मॉल r, m क्या है यहाँ पर k, x क्या है यहाँ पर रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन, और c क्या है कुछ भी नहीं है जीरो, इंटरसेप्ट जीरो है। तो जब आपका इंटरसेप्ट जीरो होता है ना तो प्लॉट कहाँ से पास करता है, ओरिजिन से पास करता है। यहाँ पे रखोगे आप स्मॉल r, नीचे क्या रखोगे आप कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, ठीक है, क्योंकि इंटरसेप्ट यहाँ पे जीरो है तो प्लॉट कहाँ से पास करेगा, ओरिजिन से, स्लोप क्या है पॉजिटिव है। हाय सर में एक और प्लॉट, टी हाफ वर्सेस टी हाफ वर्सेस ए नॉट, मतलब इनिशियल कंसंट्रेशन। फिर इक्वेशन ढूंढो, कौन सी इक्वेशन यूज करूंगा, टी हाफ वाली करूंगा, टी हाफ इज इक्वल टू ए नॉट बाई टू के, यही था। क्या आपको इंटरसेप्ट नजर आ रहा है यहाँ पे, अरे y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से कंपेयर कर लो ना, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से, तो y क्या हो जाएगा यहाँ पे टी हाफ हो जाएगा, m क्या हो जाएगा यहाँ पर 1/2k, x क्या हो जाएगा यहाँ पर a नॉट, इंटरसेप्ट क्या हो जाएगा यहाँ पे जीरो। तो जब इंटरसेप्ट जीरो है तो प्लॉट कहाँ से पास करेगा, ओरिजिन से पास करेगा। बाकी मैंने आपको बता ही दिया, जो लेफ्ट में होगा वो y एक्सिस पे चला जाएगा और जो राइट पर होगा वो x एक्सिस पे चला जाएगा। अरे गलती हो गई, अच्छा हुआ दिख गई, यहाँ गलती हो गई, प्लॉट यहाँ गलती हो गई, ओरिजिन से नहीं पास करेगा यहाँ पे। आप कंसंट्रेशन को कितनी ही बढ़ा दो ये तो 1 ही रहेगा, 1 रहेगा तो रेट ऑफ रिएक्शन की वैल्यू किसके इक्वल होगी, रेट कांस्टेंट के इक्वल होगी। रेट कांस्टेंट की कुछ तो वैल्यू होगी, तो प्लॉट ये आएगा। अच्छा हुआ देख लिया, ठीक है जी, ये मिस्टेक हो गई थी। हाँ वापस इधर आ जाओ, हाँ इधर आ जाओ। इनिशियल कंसंट्रेशन की वैल्यू कुछ तो होगी, बढ़ भी सकती है घट भी सकती है, इधर बढ़ रही है, लेफ्ट टू राइट बढ़ रही है आपकी। टी हाफ वर्सेस ए नॉट बनाना है, स्लोप क्या आपका पॉजिटिव है, तो ये वाला प्लॉट आपको ओरिजिन से पास करेगा और ये आएगा, ठीक है जी। ठीक है, तो आज यहीं रोकते हैं। तो बेसिकली आज हमने देखा क्या क्या है, एक तो रेट ऑफ द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन और मॉलिक्युलैरिटी ऑफ द रिएक्शन के बीच का डिफरेंस देखा है। उसके बाद हमने क्या पिक करा था, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन, जीरो ऑर्डर के लिए रिलेशन देखा, हाफ लाइफ टाइम देखा। हाफ लाइफ टाइम एक ऐसा टाइम होता है जब रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन इनिशियल कंसंट्रेशन की हाफ हो जाती है। और उसके बाद हमने 3 प्लॉट्स देखे हैं। प्लॉट्स मतलब ग्राफ, छोटी क्लासेस में ग्राफ ज़्यादा वर्ड यूज़ किया जाता है, बड़ी क्लास में प्लॉट वर्ड यूज़ किया जाता है। तो आज के लिए इतना ही है, ठीक है। मेरी केमिस्ट्री क्लासेस के साथ जुड़े रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर मेरी वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।